नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। देश में अमीर और गरीबों के बीच की खाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक पूर्वी और मध्य भारत में जहां देश की आधी आबादी रहती है, उसका राष्ट्रीय आय में सिर्फ 29% हिस्सा है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि दक्षिणी राज्य आय के मामले में अन्य राज्यों से कहीं बहुत आगे हैं। वहीं अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो हरियाणा बेरोजगारी में सबसे अव्वल है, तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले बेरोजगारी ज्यादा है। पिछली तिमाही में शहरों में बेरोजगारी दर 8.96% रही, तो ग्रामीण इलाकों में 7.55% रही है। जुलाई से सितंबर की इस तिमाही में देश की GDP भी घटकर 6.3 पर आ गई। देश में संपन्न लोगों की तादाद जहां बढ़ रही है, वहीं गरीब लोग, निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे लोग इससे निकल नहीं पा रहे हैं। मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था संभलती नहीं नजर आ रही, तो अगले साल पूरी दुनिया में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज इकोनॉमी नामक एक संस्था अपने देशव्यापी सर्वेक्षण के आधार पर इस नतीजे पर पहुंची है। सर्वे के आधार पर मध्य भारत आबादी के मामले में सबसे आगे है। मध्य भारत में देश की 25% आबादी है, तो पूर्वी भारत में 23% आबादी रहती है। हालांकि दक्षिणी राज्यों में भी कुल आबादी के 20% लोग रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय में इनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। वहीं अगर अमीर और गरीब राज्यों में तुलना करें तो पहले 4 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश शुमार हैं। वहीं अगर राष्ट्रीय आय में योगदान के नजरिए से देखा जाए तो दक्षिणी राज्य सबसे आगे हैं। दक्षिणी राज्य 30% और पश्चिमी राज्यों की 23% की हिस्सेदारी है। वहीं उत्तर भारत 16%, मध्य भारत 15% और पूर्वी भारत की 14% आय है। वहीं पूर्वोत्तर भारत की सिर्फ 3% की हिस्सेदारी है। ये सर्वेक्षण ये भी बताता है कि अधिक आय वाले राज्यों में गरीबी घट रही है। सर्वे रिपोर्ट कहती है उच्च आय वाले राज्यों में 8.8% अमीर बढ़े हैं, वहाँ गरीबों की संख्या में मात्र 1.1% की कमी आई है। इस तरह अमीरी और गरीबी के बीच खाई गहरी होती जा रही है। वहीं अगर CMIE के आंकड़ों पर नजर डालें तो बेरोजगारी के मामले में हरियाणा और राजस्थान सबसे आगे हैं। हरियाणा में 30%, राजस्थान में 24.5%, जम्मू कश्मीर में 23.9% और बिहार में 17.3% बेरोजगारी है। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है, जहां बेरोजगारी दर महज 0.1% है। फिक्र की बात ये भी है कि शहरी भारत में जहां बेरोजगारी दर 8.96% रही, वहीं ग्रामीण भारत में यह दर 7.55% थी। इससे पहले अक्टूबर 2022 में शहरी बेरोजगारी दर 7.21%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर 8.04% रही थी। नवंबर माह में कुल मिलाकर बेरोजगारी दर 8% रही, जो पूरी तिमाही में सबसे ज्यादा है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात GDP में गिरावट को लेकर है। पिछले साल जुलाई सितंबर तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 8.4% था, जो इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.1 से 6.3% आंकी गई। वहीं कोर सेक्टर के उद्योग की ग्रोथ रेट में गिरावट आई है। हालांकि जब दुनिया यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से आर्थिक मंदी से जूझ रही है, ऐसे में भारत की GDP दर को राहत की खबर भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इसी सर्वेक्षण को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ साइना NC, प्रवक्ता BJP, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आकाश जिंदल, अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही हमारे साथ जया ठाकुर, नेता कांग्रेस, भी जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी और कांग्रेस आप दोनों से है। सर्वे का महत्वपूर्ण पक्ष है उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों की तुलनात्मक स्थिति। उत्तर भारत में जहां सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, जहां के लोग सरकार बनाते हैं, जहां के लोग सरकार चलाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दक्षिण राज्य के लोगों से आधी है। क्या वजह आपको समझ में आती है? जया जी, आपके साथ शुरू करेंगे। जी, यहाँ जो वोट बैंक की राजनीति है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम बीजेपी की सरकार है या तो अन्य की है। ऐसे में बीजेपी पूर्णतः फेल है अपनी जिम्मेदारियों को बियर करने में। आप देखें आज शिक्षा कितनी महंगी हुई है। वही स्मृति ईरानी जी जो 400-500 के सिलेंडर पे सड़क पे बैठी रहती थी, आज जब सिलेंडर महंगा है तब उनका नामो निशान नहीं है। तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को प्लीज करने के लिए मोदी जी ने जो उन्हें सस्ते में जमीनें दी, वो कहीं ना कहीं गरीबों से उन्होंने निकाला है पैसा। आप देखें ट्रेन की टिकट कितनी महंगी है। आप पिछले में तुलना कर लें अगर, तो आप देखेंगे कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है। जबकि ट्रेन में कौन आदमी चढ़ता है? कोई बहुत रईस नहीं चढ़ता है। एक सिलेंडर कौन महिला यूज करती है? भाई जो संपन्न है वहां तो पाइपलाइन आ रहा है। गरीब ही यूज करते हैं सिलेंडर। गरीब है जो ट्रेन की टिकट लेता है, गरीब है जो बस की टिकट लेता है। ऐसे में इन्होंने डबल से ट्रिपल कर दिया प्राइस। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस जो आया है रेट में, उसमें गरीब की कमर टूटी है। आप देखें पिछले आंकड़े उठा के तो आपको ये समझ में आएगा पूरा खेल जो बीजेपी ने खेला है। चलिए, इसी सवाल को लेकर जवाब साइना जी आपसे मैं लेना चाहूंगी। साइना जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारी आवाज शायद साइना जी तक नहीं पहुंच पा रही है। आकाश जी, उच्च आय वाले राज्यों में 8.8% अमीर बढ़े हैं, वहां गरीबों की संख्या में मात्र 1.1% की कमी आई है। अमीरी जिस अनुपात में बढ़ रही है, गरीबी उसी क्रम में घट नहीं रही है। यह बड़ी और पुरानी चुनौती है। ऐसी स्थितियां आखिरकार क्यों बन रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूं कि अमीर गरीब का जो गैप है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में मेंटेन्ड है। और मेरे हिसाब से जो इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको अमीरत देने की जिस तरीके की ग्रोथ होनी चाहिए थी, उस तरीके की ग्रोथ हम नहीं कर पाए हैं। बट साथ ही साथ दूसरा डेटा भी आपको बता दूं, आज की तारीख में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना, और मैं आपको डेटा दूंगा, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं। IMF जैसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कह रही हैं कि 5 सालों के अंदर संभावना ये है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे। उसके अलावा आज पहले कोरोना और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सारी दुनिया में जहां स्लो डाउन या रिसेशन वाला माहौल है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी वो है जो 6% से ऊपर की ग्रोथ दे रही है। कंपैरेटिव डेटा दे दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा आप सुने जरूर। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल रोल मॉडल इकोनॉमी, उनकी 2 क्वार्टर्स की जीडीपी ग्रोथ रही है नेगेटिव, माइनस में। चाइना वर्ल्ड की 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी, 1 क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रही है मात्र 0.4%। यहां तो हम 6% के ऊपर की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमी जो है बढ़ रही है, इकोनॉमी फल फूल रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले भी हम कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट। बट हाँ, मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हम सबकी, सरकार की भी, नागरिकों की भी, आकाश हिंदल जैसे व्यक्ति की भी ड्यूटी है जो हाई नेटवर्क पे बैठा हुआ है कि गरीब भाई बहनों को भी जो है उत्थान होगा बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत जरूरी है। मैं तो ये मानूंगा कि ये ग्रोथ को मैं पूरी तब मानूंगा जब मेरे गरीब भाई बहनों की इनकम भी डबल हो जाएगी। आई थिंक वो टारगेट हमें रखना चाहिए, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। हुआ क्या, कोरोना नाम की महामारी आई। कोरोना के अंदर कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें आई, बहुत तकलीफें आई। हालांकि सरकार ने बहुत से गरीब भाई बहनों को अनाज भी दिया, बट कहीं ना कहीं कोरोना में हुआ क्या है, जो अमीर आदमी था जिसके पास रिजर्व थे, अब वो रिजर्व उसके बैठे बैठे भी कमा रहे थे। अगर उसका बैंक एफडी में था तो वो पैसा वहां इनकम हो रही थी, बॉन्ड में था वहां से कमाई हो रही थी, कोई उसका ऑनलाइन एक्टिविटी थी वहां कमाई हो रही थी। लेकिन जो हमारे गरीब भाई बहन है, हमारा रिक्शा वाला भाई है, हमारा मजदूर भाई है,
ना तो उस भाई की ऑनलाइन एक्टिविटी से कमाई थी, ना ही उस मेरे भाई के कोई बैंक डिपॉजिट थे। तो कहीं ना कहीं इसमें कोरोना को मैं दोषी ठहराऊंगा। कोरोना का भी कहीं ना कहीं रोल रहा है कि अब गरीब भाई बहनों को तकलीफ दी है, क्योंकि गरीब भाई बहनों की तो कमाई बिल्कुल ही रुक गई थी। आपको याद होगा वो दर्दनाक दृश्य। बिल्कुल सही आपने कहा कि कोरोना का फैक्टर भी इस दौरान कहीं ना कहीं देखने को मिला है। साइना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साइना जी, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा देती हूं, क्योंकि उस वक्त आपको आवाज नहीं पहुंच पा रही थी शायद हमारी। सर्वे का महत्वपूर्ण पक्ष है उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों की तुलनात्मक स्थिति। उत्तर भारत में जहां सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, जहां के लोग सरकार बनाते हैं, जहां के लोग सरकार चलाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दक्षिण राज्य के लोगों से आधी है। क्या वजह आपको समझ आती है? जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ ये कहना कि दक्षिण उत्तर क्या हो रहा है। हम सबको देखना है कि एक रूप से ये श्रेष्ठ भारत है। और जब भारत की बात करें, कोविड हो, कोई महामारी हो, जीडीपी हो, कोई भी मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि भारत को एक ही नजर से देखना चाहिए। तो जिस ढंग से आपने सवाल पूछा है, पहले तो मैं सहमत नहीं हूँ इससे। मैं मानती हूँ कि पूरे देश को श्रेष्ठ भारत के रूप में देखना चाहिए। और जब कोई भी विश्लेषण हो रहा है, पैन इंडिया की बात करें, आज जब हम G20 के और भी जा रहे हैं, तब भी हम सब जानते हैं कि जिस परिप्रेक्ष्य में भारत जिस रफ्तार से काम करते आ रही है, जिस काम से हमने पूरे विश्व में दिखाया कि कोविड के महामारी में भी हम कैसे उभर के आए, वो एक पूरा पैन इंडिया स्टोरी था। वो उत्तर दक्षिण नहीं था। आकाश जी, हम लोग विकास और प्रगति को औद्योगिक ढांचे के समानांतर देखते हैं, जबकि सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। शहरी जनसंख्या को रोजगार का अधिक संकट है, इसके क्या संकेत हैं? देखिए, आप मुझे सर्वे का ये शहरी जनसंख्या का वाला बता रहे हैं, दोबारा बताइए, बिकॉज वो सर्वे मैंने मिस आउट कर दिया है। शहरी जनसंख्या आप कह रहे हैं कि ग्रोथ ज्यादा हुई है, उसकी क्या है वो आपका सर्वे? व्हाट्स द सर्वे? व्हाट इज योर सर्विस? Then only would I be able to comment on that. जी, शहरों में बेरोजगारी दर 8.96% है और इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में 7.55%। जी, अब सबसे पहले तो बेरोजगारी दर को एड्रेस करें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इस पे कोई शक नहीं, हमारी कंट्री में हाई, और इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए कि एफर्ट्स किए जाए। और ये चीज मैंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर से भी पूछी है नेशनल चैनल्स के शो में कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। अब इस पे थोड़ा सा अगर देखें तो कहीं ना कहीं कोरोना का इशू भी रहा। देखिए, कोरोना के समय जीडीपी ग्रोथ भी कुछ समय के लिए नेगेटिव में गई, इंडस्ट्रीज रुकी, बिजनेसेस रुके, कई चीजें जो है आउट ऑफ साइकिल चली गई, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। हुआ क्या है हमारे साथ, दो चीजें अनफॉर्चुनेट। पहले कोरोना एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम। अब उस कोरोना के लिए तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, एक ग्लोबल प्रॉब्लम थी। अभी कोरोना से में रिलीफ मिलना शुरू ही हुआ था कि फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर आ, और रशिया यूक्रेन वॉर ने दुनिया भर में जो है मंदी ला दी। अभी मैंने आपको यूएस का डेटा दिया, चाइना का डेटा दिया, ये सब जो डेटा बहुत डाउन आए हैं, ये रशिया यूक्रेन वॉर के कारण आए हैं। यूएस जैसी कंट्री में 9% के ऊपर तक इन्फ्लेशन पहुंच गई, यूके जैसी कंट्री रिसेशन के उस पर चली गई। तो हुआ क्या है कि जो दो ग्लोबल प्रॉब्लम्स जिसमें हमारी सरकार को कोई लेना देना नहीं है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम थी, पहले कोरोना और उसके बाद रशिया यूक्रेन, उन्होंने दुनिया भर में इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचाया है। तो कुछ ना कुछ नुकसान तो हिंदुस्तान में था। हालांकि तब भी मैं बीजेपी गवर्नमेंट को इसमें सराहूंगा, इन्होंने चीजों को संभाल लिया है। बट फिर भी हैविंग सेड दैट, मैं आपके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट के जो आपने दो डेटा दिए शहरों का, और मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जगह कम, मैसिव रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत मैसिवली प्रोवाइड होनी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है देश के लिए। और उसके लिए मैं सरकार को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश हिंदल रॉटन सरकार को सजेस्ट करेगी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलरेडी ये सरकार जोर दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और फोकस डाला जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टैक्स स्वैप्स दिए जाए, इंसेंटिव दिए जाए, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
बहुत बड़ा मैन पावर एम्प्लॉयर होता है, तो उसके लिए सरकार को यत्न करने चाहिए। बिकॉज सीधी सी बात है, हर आदमी को रोजगार मिलना ही चाहिए, रोजगार मिलना बहुत जरूरी है, तभी वो रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, पांचों चीजों का जो है अपना गुजारा कर पाएगा। साथ ही साथ एक चीज और भी है, एक हमारे देश के मेरे हिसाब से इस चीज की तरफ भी ध्यान लाना जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कुछ हद तक बड़ी हैं, बट पॉपुलेशन ग्रोथ उसको आउटपेस कर रही है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत फास्ट बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और कई कैबिनेट मिनिस्टर से मैंने नेशनल चैनल पे ये बात कही भी है, कि इस चीज को भी देखा जाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल का भी अब वक्त आ गया है, क्योंकि देश में रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हमारे रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती भी है, सरकार ने पीछे कई नौकरियां निकाली हैं, प्राइवेट सेक्टर ने भी नौकरियां निकाली हैं, लेकिन जितनी नौकरियां निकलती हैं उससे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ को भी चेक करने का वक्त अब आ गया है, ताकि हम अपने सभी भाई बहनों को रोजगार दे सकें। इस बात को तो यहाँ बखूबी समझ भी रही होंगी साइना जी, जो आकाश जी ने कहा। आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ, अभी आ रही है। जी साइना जी, अभी आकाश जी यहाँ पर बात कर रहे थे और उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जनसंख्या को कंट्रोल करना भी ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप संख्या की बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम बच्चे थे तो हमेशा फैमिली प्लानिंग को भी लेके इतने मुहिम चले थे। आज आप देखिए तो भारत की एडवांटेज है हमारा पॉपुलेशन। वर्ल्ड ओवर हमारा जो एक ढंग से देखें जो हमारा योगदान रहा है वो है क्योंकि भारतवासियों ने अपने आप को शिक्षित किया है, आत्मनिर्भर किया है और वर्ल्ड इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट। तो आई थिंक कि जब हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, वापस उत्तर दक्षिण की न बात करते हुए हमें देखना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे हम भारत को ताकतवर बनाएं। और भारत की ताकत उनकी आबादी है, भारत की ताकत उनके जो लोग हैं। आप आईटी टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंसेस की बात करें, जिस रफ्तार से महिलाओं अपने आप को सक्षम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर कर रहे हैं, जिस ढंग से विश्व भर में वैक्सीन को लेके भारत एक साल में वैक्सीन बनाता है, विश्व भर में कोई भी फ्रंटलाइन कंट्री नहीं कर पाता है। तो ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? So it's important for us to understand that in the current scenario, we are here to contribute to the world economy through our intelligence, through our contribution of our globe IQ, and of course the fact that India has trial tested and delivered in parts which was not done in the past. बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सहमत हैं आपकी इस बात से कि भारत की जो ताकत है वो उसकी आबादी ही है। जया जी, एक बार मैं फिर उस सर्वेक्षण के विषय पर यहाँ पर आऊंगी जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है। सर्वे का जो भी आंकड़ा है वो कॉमन ट्रेंड पर आधारित है, जो उत्तर से अपेक्षित है, जो दक्षिण से अपेक्षित है, वही सब है। राज्यवार स्थिति में आपकी सरकार हो, बीजेपी की, यह कोई प्रभावी फैक्टर नहीं है, राजस्थान हो या हरियाणा। जी, पहले तो मैं शाइना जी के इस वाक्य से सहमत नहीं हूँ कि हमारी जो ताकत है वो आबादी है। किसी भी देश की ताकत बहुत ज्यादा आबादी नहीं हो सकती है। मैं आकाश जी से सहमत हूँ, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जॉब वैकेंसी जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अगर उसी के लिए आप 100 लोग कैंडिडेट 20 वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज नो पॉइंट। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोड भी बढ़ता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, स्कूल्स पे, जॉब, ऑन रोड्स, ऑन ट्रैफिक, एवरीवेयर। तो ये तो कोई पैरामीटर है नहीं और इस पे कंट्रोल होना चाहिए। और कोरोना के टाइम पे भी जो मेन फैक्टर था इंडिया में वो यहाँ की पॉपुलेशन ही थी। यहाँ पे गवर्नमेंट योगदान नहीं करती इंसान को बढ़ाने में, खुद अपने आप को लोग बढ़ा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसको, लोग अपने आप की ग्रोथ कर रहे हैं इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। गवर्नमेंट की बराबर जिम्मेदारी है कि वो उन क्षेत्रों में जहाँ एजुकेशन कम है अवेयरनेस कैंप चलाएं कि किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है, कैसे उनकी सेहत ठीक हो सकती है और किस तरीके से उन तक भी जॉब्स पहुंच सकती हैं, चाहे वो ऑनलाइन सेक्टर्स हो या ऑफलाइन सेक्टर्स हो। ये पूर्णतः सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इससे वो बिल्कुल साइड नहीं हो सकते हैं।
चलिए चलते चलते एक अहम सवाल आकाश जी आपसे और कर लेते हैं कि स्थितियां राज्यवार भिन्न हैं, इससे से कम यह तो माना जा सकता है कि कोई एक फैक्टर पैन इंडिया की स्थितियों को प्रभावित नहीं कर रहा है। हालांकि यह ढांचागत भिन्नता के चलते भी हो सकता है, लेकिन ग्रामीण आबादी में बेरोजगारी सब जगह घटी है। शहरी ढांचे में क्या खामियां उजागर हो रही हैं? देखिए, खामियां ये है कि हम उस तरीके से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे। हमें चाहिए था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्री जो 10-10 हजार 15-15 हजार लोगों को रोजगार दे, जैसे स्टील प्लांट्स या और कोई रोजगार इंडस्ट्रीज, वो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है, टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं फायदा भी देती है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जॉब्स को भी कम करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से जो काम 5 आदमी करते थे आज 1 आदमी करने लग गया, क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर एडवांसमेंट होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा, टेक्नोलॉजी आए उसका स्वागत है, हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, पर टेक्नोलॉजी की वजह से जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनको भी हम साथ साथ नौकरियां देते जाएं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये है कि हमें बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने होंगे, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने होंगे, जहां लोगों को हम रोजगार दे सके, साथ खास करके जो है शहरी लोगों को। तो उसके लिए वहीं पे जॉब आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहीं इमर्ज करानी पड़ेगी, मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है। ऑलरेडी मोदी साहब ने एक अच्छा काम किया है, आज की तारीख में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के थीम जो है देश को दिए हैं, उनके ऊपर चला जाए। दूसरा जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल किया जाए। जो हमारी बीजेपी से बहन कह रही हैं कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स हमारी एडवांटेज है, देखिए डेमोग्राफिक्स कुछ हद तक एडवांटेज होती है, लेकिन वही डेमोग्राफिक्स अगर अनएम्प्लॉयड हो जाए तो वो डिसएडवांटेज भी हो सकती है। मानता हूं कि हम 25 साल से कम की पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत है, बट अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो डिसएडवांटेज भी हो सकता है। वो डेमोग्राफिक्स डिविडेंड ही नहीं हमेशा होगा, डेमोग्राफिक्स लायबिलिटी भी बन सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना है कि उन डेमोग्राफिक्स को हम यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम उन सब लोगों को जॉब दे रहे हैं, वो लोग अपने घर के लिए कमा खा रहे हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन इट्स क्लियरली अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। बट इन केस वी आर नॉट एबल टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू आवर पीपल, then it could be a demographic liability also. तो उसको जो है हमें एनालाइज करना पड़ेगा। Are we able to give them employment? Are they contributing to the economy? Is their talent being utilized? ये सब चीजें भी देखनी होगी। बिल्कुल सही आपने कहा, और कहीं ना कहीं मंथन करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।